पहला सबक, अगर आप एक सेटिस्फाइंग क्रिएटिव लाइफ चाहते हैं तो अपने अंदर की आवाज़ को सुने, दूसरों के वैलिडेशन का इंतज़ार ना करें। न जाने कब से आपके मन में एक किताब लिखने की ख्वाहिश थी, या आप अपनी इमेजिनेशन को कैनवस पर उतारना चाहते थे, या शायद आप सिंगर बनना चाहते थे, या आपका मन गिटार सीखने का था। पर ऐसा क्या है आपके अंदर जो अभी तक आपको रोकता आया है? शायद वो आवाज़ जो आपको कहती है कि इन सब में कुछ नहीं रखा है, इनसे घर नहीं चलता है, पैसे नहीं आते हैं। हो सकता है आपके दोस्त भी आपका मजाक उड़ाकर आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन को वेस्ट ऑफ टाइम कहते हों, और कहीं भी क्यों ना, आखिरकार इससे करियर जो नहीं बनाया जा सकता। लेकिन बेस्ट सेलर लेखक और पॉडकास्ट गुरु श्रीनिवास राव का कहना है कि आपका दोस्त या कोई और क्या कहता है, आपको उसकी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप क्रिएटिव हैं तो वो अपने आप में एक रिवॉर्ड है, किसी और रिवॉर्ड की चाह रखकर काम ना करें। इस किताब के जरिए लेखक एक बहुत ही मज़ेदार ट्विस्ट लेकर आए हैं। जैसे ही आप दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए क्रिएटिविटी करते हैं तो कुछ ऐसा निकल कर आता है जो आपको कामयाबी तक ले जाता है। यानी जब आप खुद अपने ऑडियंस बनेंगे, यानी ऑडियंस ऑफ वन पर फोकस करेंगे, तो आपको ऑडियंस ऑफ मैनी खुद ब खुद ही मिल जाएगी। क्या जब भी आप कुछ क्रिएटिव बनाना चाहते हैं तो आप डबल माइंडेड हो जाते हैं? क्या आपके लिए ये तय कर पाना मुश्किल है कि अपनी इनर क्रिएटिव वॉइस की सुने, या फिर कुछ ऐसा बनाएं जो ट्रेंड में है और सबको पसंद आए? जैसे ही आप अपने आने वाले प्रोजेक्ट, जैसे आपकी नई किताब या पेंटिंग के बारे में किसी से बात करते हैं तो वो आपको अपनी क्रिएशन को ऑडियंस फ्रेंडली बनाने की सलाह देने लगता है। इस बात पर लेखक का कहना है कि अगर आप दूसरों को खुश करने के हिसाब से कुछ क्रिएट करेंगे तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि आपके हाथ दुख और निराशा लगे। अगर आप फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, ऑडियंस की तालियां और क्रिएटिव रिवॉर्ड्स पाने के लिए काम करते हैं तो आपकी हालत खराब होने वाली है, क्योंकि ये सभी एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर हैं, यानी वो बाहरी फैक्ट्री जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आपके काम का रिजल्ट आपके ऊपर डिपेंड ना करके इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने लोग इसे मास्टरपीस समझते हैं और कितने नहीं, तो आप खुद को एक मुसीबत में डाल रहे हैं जहां आपको केवल डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगेगी। अगर आप अपने ट्रू विजन से कॉम्प्रोमाइज करके दूसरों के एडवाइस पर काम करने को ऑडियंस अपीलिंग बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको पछतावा हो सकता है, खासतौर पर जब उसका रिजल्ट वैसा ना मिले जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था। एक विजन रखना और उसे रियलिटी में बदलने की कोशिश करना ही अपने आप में क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। अगर आप अपने विजन को हकीकत का रूप देने में कामयाब हो गए तो ये पूरी प्रोसेस ही आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन और खुशी देगी। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रोसेस पूरी तरह केवल आपके कंट्रोल में है। डेविड बॉवी हमेशा कहते आए हैं कि कभी भी दूसरों को ध्यान में रखकर काम नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचकर करना चाहिए हम क्यों कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं और हमारा विजन क्या है। उन्होंने कभी भी फेमस होने के लिए काम नहीं किया, बल्कि इसीलिए किया ताकि वो खुद को बेहतर ढंग से समझ सके और कुछ ऐसा कर सके जो क्रिएटिविटी को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। आप ज़रा डॉफिट पंक के बारे में सोचिए। इस डांसिंग जोड़ी को फेमस होने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो अक्सर अपनी पहचान कॉस्ट्यूम के पीछे छुपा लिया करते थे। उनके लिए पैसे भी कुछ खास मायने नहीं रखते थे। शायद इसीलिए दोनों ने 2006 में मिले अपने चेक को शो के लिए ही खर्च कर दिया ताकि वो अब तक का सबसे अच्छा शो बन सके। असल में एक रियल रिवॉर्ड यही है कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करें जो आपको आगे भी क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करता रहे। दूसरा सबक, इस गलतफहमी को मिटा दें कि आपको किसी को कुछ करके दिखाना है। जो क्रिएट करें वो अपने लिए करें। अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको अपनी क्रिएटिविटी को पैसों में बदलने का प्रेशर भी झेलना पड़ेगा। सच तो ये है कि अगर आप पैसों को ध्यान में रखकर कुछ बनाते हैं तो न केवल आपको डिससेटिस्फेक्शन मिलती है बल्कि आपके फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको अपना पर्सनल विजन दिखना बंद हो जाता है, जो कि आपकी क्रिएटिविटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर आप ऑडियंस ऑफ वन यानी अपने आप को ध्यान में रखकर कुछ बनाएंगे तो न केवल आप सेटिस्फाइड महसूस करेंगे बल्कि धीरे धीरे आपसे काफ़ी सारे लोग जुड़ते जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों बातें तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जी हाँ है, लेकिन ये बात जितनी पैराडॉक्स है उतनी ही सच भी है। सबसे पहले आपका ये समझना ज़रूरी है कि आपने कर दिखाया ये एक मिथ है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बार कामयाबी पाकर आप आराम कर सकते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है।
आजकल नेम और फेम बस कुछ ही दिनों का होता है। आज कुछ ट्रेंड कर रहा है तो कल कुछ और करेगा। इसीलिए आपने कर दिखाया ये ज़रूरी नहीं है, आप कुछ ना कुछ करते रहें ये ज़रूरी है। याद रखिए कि असली रिवॉर्ड प्रोसेस में ही छुपा है और केवल एक ही ऑडियंस है जिसके बारे में आपको सोचना है, और वो है आप खुद। जब आप ऑडियंस ऑफ वन के लिए काम करते हैं तो आपको उसके कई फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहला कि आप अपने अंदर की क्रिएटिव वॉइस को सुन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं, और ऐसा करने से खुद ब खुद आपके काम को पसंद करने वालों का नंबर बढ़ता चला जाएगा। अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर समझकर उसे रियलिटी में बदलने में थोड़ा टाइम तो लगता है। इसके लिए आपको काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन भी करना पड़ता है, कुछ ट्रायल एंड एरर प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है। आपको सीखना है और पढ़ना है, और इस सफ़र में आपको ये भी देखते हुए चलना है कि कहाँ कहाँ कमी रह गई है, जहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। हो सकता है आज आप उतनी अच्छी पेंटिंग नहीं बना पाते हैं, लेकिन आपके अंदर पेंटिंग की चाहत है। ऐसे में अगर आप चाहेंगे कि आपकी पहली ही पेंटिंग बड़ी ऑडियंस के सामने आ जाए तो आपको भारी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ सकता है। ऐसा ना हो कि इस क्रिटिसिज्म से निराश होकर आप अपने ब्रशों और रंगों को ही फेंक दें। इसीलिए धीरे धीरे कोशिश करते रहिए। अगर आपके अंदर की आवाज़ को सुनते रहेंगे तो वक्त के साथ आप एक बेहतरीन पेंटर ज़रूर बनेंगे। खुद के लिए क्रिएट करना शुरू करें। तो क्या हुआ अगर आप फेल हो गए हैं? तब तक फेल होते रहें जब तक आपके अंदर की क्रिएटिव वॉइस इतनी स्ट्रांग ना बन जाए कि उसे रियलिटी का रूप देने में आपको कोई परेशानी ना हो। ये एक बहुत ही अच्छी और फ्रीडम से भरी फीलिंग है, जहां आपको ऑडियंस का प्रेशर नहीं झेलना पड़ता। आगे आने वाले अध्यायों में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने अंदर के वॉइस को पहचान कर उसे मजबूत बना सकते हैं। अगर सच में आप चाहते हैं आप कुछ बेहतरीन कर सकें तो खुद पर भरोसा रखें, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखें और सॉलिट्यूड की प्रैक्टिस करें। अपनी क्रिएटिव साइड को पहचान कर उसे मजबूत करने के 3 तरीके हैं। पहला है अपने अंदर की आवाज़ को सुनना, दूसरा है नेचर और एनवायरनमेंट की आवाज़ को सुनना, और फिर कहीं जाके तीसरे नंबर पर लोगों को सुनना। आपके अंदर चल रही आवाज़ों को सुनने और समझने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आप खुद पर और उस आवाज़ पर विश्वास करें, यानी जो आप हैं। जैसे हैं आपको अपनी वैल्यूज़ क्लियर होनी चाहिए, उसके लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपनी ही बातों पर डगमगाते रहें। अगर आपके मन आपकी वैल्यूज़ को लेकर कोई डाउट है तो खुद से कुछ सवाल कर लें। आपको किस बात पर गुस्सा आता है? आपको किस बात से खुशी मिलती है? आप क्या चाहते हैं कि जो लोग आपसे जुड़ें वो कैसा महसूस करें? आप चाहते हैं तो इन सवालों के जवाब लिखकर अपना एक मैनिफेस्टो भी तैयार कर सकते हैं। हर मोमेंट में पूरी तरह प्रेजेंट रहना भी अपनी वॉइस को सुनने और उसे डेवलप करने का अच्छा तरीका है। अगर आप मोमेंट में प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो अपने अंदर के क्रिएटिव इंफॉर्मेशन को मिस कर देंगे। हो सकता है जब आप कहीं और खोए हों तो आपके दिमाग में कुछ बेहतरीन क्रिएटिव बात आते आते रह जाए और आप अपने अंदर की आवाज़ को नोटिस ही ना कर पाएं। कई लोगों की आदत होती है फ्यूचर के बारे में प्लान करते रहने की, जबकि असल खुशी तो आज और अभी है। इसीलिए ये सोचिए और जिए कि जो है वो आज है और अभी है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप अपने प्रेजेंट रिसोर्सेज से भी बहुत कुछ कर पाएंगे। क्रिएटिव होने के लिए अपने दिमाग को जजमेंट फ्री रखना भी बहुत ज़रूरी है, और साथ ही आपको सॉलिट्यूड का आनंद लेना भी आना चाहिए। दूसरों को ही नहीं, अपने आप को भी बार बार जज करना और क्रिटिसाइज करना छोड़ें, क्योंकि आप क्रिटिसिज्म और क्रिएशन एक साथ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बार बार जजमेंट करना छोड़ें और अपना फोकस अपनी विजन को रियलिटी में बदलने के प्रोसेस में रखें। अगर आप सच में अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो सॉलिट्यूड को गले लगाइए। इस दौरान आप केवल थिंकिंग विदाउट जजमेंट की प्रोसेस अपनाएं, यानी आपको बिना जज किए बस सोचना है। हालांकि जस्ट थिंकिंग इतनी आसान भी नहीं होती है, और वो भी तब जब आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन की कोई कमी नहीं है। इसीलिए शायद सॉलिट्यूड को बनाए रखने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, जैसे मेडिटेशन। लेखक अपने इनर क्रिएटिव वॉइस को सुनने के लिए नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स का इस्तेमाल करते थे। तीसरा सबक, अपने अंदर के क्रिएटिव वॉइस को सुनने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। आपने सुना ही होगा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। इसीलिए अपने अंदर क्रिएटिविटी को बनाए रखने के लिए समय समय पर अपने शरीर की आवाज़ को सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है। यानी अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी ओवरऑल हेल्थ और वेल बीइंग का भी ख्याल रखना होगा। अपनी हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का एक ज़रूरी पहलू है अच्छी नींद लेना।
अच्छी नींद में अच्छे सपने आएंगे और कई लोगों के लिए तो ये सपने बहुत काम के होते हैं। इन्हीं सपनों के धागे सुलझाते हुए उन्हें अपने मास्टरपीस का सिरा मिल जाता है। अगर आपको अपने सपनों को समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है तो आप उसे लिख भी सकते हैं। धीरे धीरे आपको अपने सपने साफ साफ समझ में आने लगेंगे। एक और पॉपुलर ट्रिक जो बहुत से क्रिएटिव लोग अपनाते हैं वो है, जब भी आप किसी सवाल पर अटक जाएं तो सोने से पहले मन में वो सवाल दोहराएं। आप देखेंगे कि कई बार आपको सपनों के जरिए उन सवालों के जवाब मिल गए। अगर आपको सुबह अपने सपने याद भी ना रहें तो कुछ देर अकेले बैठकर अपने थॉट्स को लिखना शुरू कर दें और उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। क्रिएटिव होने के लिए आपके माइंड में कॉग्निटिव पावर होना जरूरी है और ये साइंटिफिकली साबित हो चुका है कि फास्ट फूड और ट्रांसफैट से भरी चीज़ों को खाने से कॉग्निटिव पावर कम होता है, जबकि हेल्दी फूड खासकर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन बी से भरी चीज़ों से ये पावर बढ़ती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर किसी के लिए एक पर्टिकुलर डाइट प्लान काम करेगा। इसके लिए किसी और की सुनने से अच्छा है कि आप अपनी बॉडी की सुने। 1-2 हफ्ते तक रोज अपना डाइट और अपनी प्रोडक्टिविटी के नोट्स बनाएं। फिर आखिर में देखें कि जिस दिन आपको सब आसानी से क्लिक हो रहा था उस दिन आपने क्या खाया था, उसी के हिसाब से अपना डाइट प्लान करें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सरसाइज। साइंस ये बात साबित कर चुका है कि एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ते हैं और यही माइटोकॉन्ड्रिया हमारी मांसपेशियों और दिमाग को एनर्जी देते हैं। जितना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उतनी एनर्जी। साथ ही ब्रेन सेल का नंबर बढ़ाने के लिए हार्ट रेट को बढ़ाने से बेहतर कोई और तरीका नहीं है। इसीलिए आलस छोड़िए और ज़रा एक्सरसाइज करके हार्ट रेट बढ़ाइए ताकि आपकी बॉडी भी क्रिएटिविटी को सपोर्ट करे। साथ ही साथ एक्सरसाइज सॉलिट्यूड भी क्रिएट करता है जिसमें आप कुछ डीप और मीनिंगफुल सोच सकते हैं। अपने काम को बेहतर तरीके से करने के लिए आपके एनवायरनमेंट का वर्क फ्रेंडली होना ज़रूरी है। अपने आप की सुनने के बाद अब बारी है अपनी एनवायरनमेंट की सुनने की। आपका वर्क प्लेस ऐसा होना चाहिए जो आपको इंस्पायर करता रहे। इसका केवल ये मतलब नहीं है कि आप अपनी दीवारों पर इंस्पायरिंग कोट्स के बड़े बड़े पोस्टर लगा लें, बल्कि आपके काम करने की जगह पर जहाँ तक आपकी नज़र जाए वहाँ तक सुकून होना चाहिए। वहाँ की स्मेल और अरोमा भी सूदिंग होना चाहिए। तो आइए आपके वर्क प्लेस को आपके क्रिएटिव हब में बदलना शुरू करते हैं। शायद आपने मैरी कॉन्डो द्वारा लिखी गई लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग आपको पढ़ा होगा। अगर ना भी पढ़ा हो तो इसका टाइटल ही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अपने आसपास के एनवायरनमेंट में चीज़ों को डीक्लटर करके आप एक साफ सुथरे घर के साथ साथ एक सॉर्टेड माइंड भी पा सकते हैं। लेकिन आप डीक्लटर कैसे कर सकते हैं? आसान है। बस खुद से कुछ सवाल पूछे कि क्या मुझे ये चीज़ पसंद है, क्या ये किसी भी तरह मेरे काम आती है। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं, ना ही आपके काम आती है तो ज़्यादा विचार किए बगैर उसे फेंक दें। कोई भी चीज़ अगर आपको फील गुड फैक्टर नहीं देती है तो वो आपकी क्रिएटिविटी को कम कर सकती है। इसीलिए उससे छुटकारा पाना ही बेहतर है। एक कलाकार के लिए नेचुरल स्पेस से बेहतर कुछ नहीं है। जैसे अगर आप कुछ देर नेचर की गोद में सैर करके आएंगे तो न केवल आप सॉलिट्यूड का आनंद ले पाएंगे बल्कि आप अपनी डीप थिंकिंग को भी जगा सकते हैं। बहुत सी स्टडीज़ ने ये साबित किया है कि मदर नेचर के साथ समय बिताने से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल 12% तक कम हो जाता है। साथ ही साथ इस प्रोडक्टिविटी किलिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी से खुद को दूर करने के लिए भी हम नेचर का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी पब्लिक प्लेस पर काम करना आपकी मजबूरी हो तो नॉइज कैंसलिंग हेडफोन आपका सहारा बन सकते हैं। कभी कभी हमें आवाज़ों से दूर रहना पड़ता है, लेकिन कभी कुछ सूदिंग सी आवाज़ें हमारे ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती हैं। कुछ खास तरह के साउंड और म्यूज़िक इस काम के लिए बने हैं। अब आप लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तब आपको किसी भी तरह के लिरिकल कंपोजिशन से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आप पेंटिंग या स्कल्पचर जैसे काम कर रहे हैं तो लिरिकल सूदिंग म्यूज़िक सच में आपके काम करने के एक्सपीरियंस को बढ़ा सकता है। जैसे लेखक की एक सिरेमिक पॉटरी एक्सपर्ट फ्रेंड जब भी अपना काम करती हैं तो वो फिलिप ग्लास का वही सेम कंपोजिशन सुना करती थी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस युग में इतनी सोशल मीडिया साइट्स हैं, फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाती हैं। यही नहीं, बार बार ईमेल चेक करना भी अपने आप में एक डिस्ट्रैक्शन है। अगर आपका फ़ोन आपके साथ होता है तो आपका हाथ खुद ब खुद हर 5 मिनट में ईमेल चेक करने के लिए फ़ोन पर जाता है और आप फ्लो की स्टेज में नहीं पहुंच पाते हैं।
वो स्टेज जहाँ काम करना अपने आप में इंजॉयमेंट और सुकून से भरा लगने लगता है। आप इतने गहरे डूब जाते हैं कि कब आपने अपना मास्टरपीस तैयार कर लिया आपको एहसास ही नहीं होता। इसलिए किसी भी टाइप के डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखना बहुत ज़रूरी है। आइए अगले अध्याय में देखते हैं कि आप इन डिस्ट्रैक्शनों को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। चौथा सबक, डिस्ट्रैक्शन और टॉक्सिक एलिमेंट्स को अपनी डेली लाइफ से दूर रखने के लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर पढ़ते रहते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने लाइफ में कितने डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किए हैं, लेकिन हम में से कितने ही लोग हैं जो असल में अपने फ़ोन को फेंकने वाले हैं। आज के ज़माने में फ़ोन को बिल्कुल छोड़ देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? याद रखिए, आप अपने डिवाइस को कंट्रोल करते हैं, ना कि आपका डिवाइस आपको। इसीलिए आप अगर अपने फ़ोन को फेंक नहीं सकते हैं तो उससे होने वाली डिस्ट्रैक्शन को 80% तक कम कर सकते हैं। सेटिंग में जाएं और गैर ज़रूरी ऐप्स के नोटिफिकेशंस को बंद कर दें जो बार बार पॉप होकर आपका फ्लो बिगाड़ते हैं। उन पॉडकास्ट, ब्लॉग और वेबसाइट से खुद को अनसब्सक्राइब कर लें जो आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं, ताकि आपका मेल बार बार टिंग टिंग ना करे। आप चाहें तो इस काम के लिए unroll.me जैसी वेबसाइट की मदद ले सकते हैं। ये भी कमाल का आइडिया है। जब भी आप कुछ सीरियस काम करना चाहते हैं जिसमें आपको अपना 100% देना है, तो आप अपने फ़ोन को कुछ देर के लिए स्विच ऑफ कर सकते हैं या फिर उसे साइलेंट करके किसी और रूम में रख सकते हैं। आप अपनी डेली रूटीन में फ़ोन अनप्लग टाइम फिक्स कर सकते हैं, जिस दौरान आप खुद को फ़ोन से दूर रखकर क्रिएटिविटी पर फोकस करें। आप चाहें तो एप्स फोकस, रेस्क्यू टाइम और यहाँ तक कि फेसबुक न्यूज़ फीड एराडिकेटर जैसे प्लगइन का इस्तेमाल करके अपना स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं। लेकिन हमारी लाइफ में केवल टेक्नोलॉजी ही डिस्ट्रैक्शन का कारण नहीं है, बल्कि कई ऐसे रिश्ते और कई ऐसे लोग हैं जो हमारी लाइफ में रहकर नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं। इनसे पीछा छुड़ाना या उनसे दूर जाना इतना आसान तो नहीं है, पर जहाँ तक हो सके हमें उन लोगों से दूर ही रहना चाहिए जो हमारी लाइफ की पॉजिटिविटी को कम करते हैं। अपने आसपास के लोगों को, उनकी बातों को, इन्वेस्ट को ऐसे ट्रीट करें जैसे आप बॉडी के लिए अपने खाने को ट्रीट करते हैं। बेकार के जंक को खुद से दूर रखें, क्योंकि ये आपको नेगेटिव और इनसिक्योर महसूस करवाते हैं। डिस्ट्रैक्शन को खुद से दूर रखने के साथ साथ आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में कौन कौन से टूल का इस्तेमाल करते हैं उसका भी ध्यान रखें। आजकल बहुत से ऐसे टूल आ गए हैं जो न केवल आपका काम आसान बनाते हैं बल्कि आपका समय भी बचाते हैं। इसीलिए इन टूल्स का इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप केवल उनका ही इस्तेमाल करें जो आपके काम में मदद करें, ना कि आपकी क्रिएटिविटी को कम कर दें। जैसे अगर आप एक फोटोग्राफर हैं तो आप एक ऐसी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अपनी फ़ोटो को मनचाहा रूप देने में मदद करे, उनका नहीं जिसमें प्री सेट इमेजेस हों। हर चीज़ को ऑटोमेटिकली करने की कोशिश ना करें, अपनी क्रिएटिविटी के घोड़ों को भी दौड़ाएं। कुछ अच्छी आदतों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं। जैसे आपको बुरी आदतों को छोड़ना है, वैसे ही अच्छी आदतों को अपनाना भी है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। ऐसी ही एक आदत है सर्टेनिटी एंकर, यानी वो रोज़मर्रा की आदतें जिससे आपके ब्रेन को सिग्नल मिले कि काम का वक्त हो गया है और आप फोकस कर सकें। जैसे भले ही घर में कितना भी शोर हो, अगर आपकी आदत है कि पहले आप अपनी कॉफ़ी बनाते हैं, फिर कॉफ़ी मग और ईयरफोन के साथ काम करना शुरू करते हैं, तो जैसे ही आप ईयरफोन लगाकर कॉफ़ी का सिप लेंगे, वैसे ही आपके दिमाग को सिग्नल आ जाएगा कि लेट्स वर्क। दूसरी अच्छी आदत है, आप रोज़मर्रा की लाइफ में डिसीजन मेकिंग की थकान को कम कर सकते हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि हम डेली लाइफ में 300 डिसीजन रोज़ लेते हैं। आप सोच सकते हैं कि इन डिसीजन को लेने में हमारी कितनी कॉग्निटिव एनर्जी खर्च होती होगी, वो एनर्जी जिसे हम अपने क्रिएटिव वर्क के लिए बचा सकते हैं। इसीलिए कल से आप एक आदत डालें कि सुबह उठते ही एक लिस्ट बनाएं उन डिसीजन की जो आपको दिन भर में लगभग रोज़ लेने होते हैं। जिससे क्या खाना बनेगा, क्या पहनना है, कहाँ कहाँ जाना है, घर में क्या क्या काम है, इन सभी की लिस्ट बनाकर रोज़ इनके जवाब उठते ही लेकर रख लें, ताकि दिन भर डिसीजन मेकिंग में खुद को एग्जॉस्ट करने की जरूरत ना पड़े। बहुत से क्रिएटिव लोग किसी यूनिफॉर्म की तरह रोज के लिए अपनी ड्रेस तैयार करके रखते हैं, ताकि डेली उनके सर कम से कम एक नॉन क्रिएटिव डिसीजन का बोझ तो कम हो। यहाँ यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी अलमारी में एक ही तरह के 6-7 कपड़े रखने हैं। इसका मतलब बस इतना है कि जैसे स्कूल में डे वाइज ड्रेस डिसाइड होती है,
वैसे ही आपको अपनी डिसाइड ड्रेस रूटीन को रिलीजियसली फॉलो करना है। क्रिएटिव लीडर स्टीव जॉब्स भी यही करते थे। वो हर वीकेंड अपनी अलमारी में अगले एक हफ्ते के हिसाब से कपड़े जमा दिया करते थे। यही काम आप खाने के साथ, अपनी अपॉइंटमेंट के साथ भी कर सकते हैं। अच्छी आदतों को लाइफ का हिस्सा बनाते समय ये याद रखना भी ज़रूरी है कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। आपको इसका आदी होने में टाइम लगेगा। खुद के लिए अनरियलिस्टिक गोल्स सेट ना करें। जैसे आपका गोल अगर डेली 1000 वर्ड्स लिखने का है तो ये ना सोचें कि पहले दिन आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। खुद को एक रूटीन में सेटल होने का समय दें, वरना आप निराशा से भर जाएंगे और अपना पेन और पेपर फेंक कर खुद को कोसने लगेंगे। बेहतर है आप अपनी प्रोग्रेस को एक सीरीज की तरह देखें। जैसे पहले दिन कम से कम 1 सेंटेंस लिखें, दूसरे दिन 1 पैराग्राफ, तीसरे दिन 1 पेज और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं जब आप 1000 वर्ड्स डेली के अपने टारगेट को हिट ना कर लें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि फ्लो बनाने में कम से कम 1 घंटे का समय तो लगता है। इसीलिए अपने वर्किंग आवर को इस हिसाब से एडजस्ट करें कि आप फ्लो के स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बने रहें। ऐसा ना हो कि जैसे ही आप फ्लो में आए वैसे ही आपके काम का समय खत्म हो जाए और आप कुछ बेहतरीन क्रिएट करते करते रह जाएं। 5वां सबक, सबसे बेस्ट क्रिएटिव वॉइस वो ही है जो दूसरों की तो सुने पर अपने आप के साथ भी ईमानदार रहे। जब आप अपनी आप की और अपने आसपास के एनवायरनमेंट की सुनना शुरू कर दें तब बारी आती है दूसरों को सुनने की। जैसा कि इस किताब में पहले कहा गया है कि आपको ऑडियंस ऑफ वन के हिसाब से काम करना है, यानी खुद के लिए काम करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम दूसरों को बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। जैसा कि लेखक ने पिछले अध्याय में बताया है कि आपको अपने लाइफ से टॉक्सिक लोगों को दूर रखना है, लेकिन साथ ही साथ अच्छे और पॉजिटिव कनेक्शनों को भी बढ़ाना है। वो कनेक्शन जो आपके सपनों को उड़ने के लिए पंख दें, ना कि आपके पैरों में बेड़ियां बांध दें। लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी का हिस्सा बनना अपने आसपास पॉजिटिव क्रिएट करने का एक अच्छा तरीका है। आपकी ही तरह सोच रखने वाले लोग न केवल आपको इंस्पिरेशन और एडवाइस देते हैं, बल्कि आपके लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम भी करते हैं, जिसके अंदर आप खुद को कंफर्टेबल और वैल्यूएबल महसूस करते हैं। आप वीकेंड या मंथली डिनर या लंच प्लान कर सकते हैं अपनी लाइक माइंडेड क्लब के साथ। इस गेट टुगेदर के साथ आप खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई बहुत बड़ा प्लान चल रहा है तो आपको किसी अपने जैसे को अपने साथ ज़रूर ले लेना चाहिए। कोई भी बड़ा क्रिएटिव काम हो उसमें किसी अकेले की एफर्ट नहीं होती है, वहाँ एक पूरी की पूरी टीम काम करती है। चाहे फिर वो फिल्म के पीछे का कास्ट एंड क्रू हो या फिर एक सक्सेसफुल नॉवेल के पीछे का राइटर और एडिटर। लोन क्रिएटर केवल एक मिथ है। आइडिया किसी और का हो सकता है, लेकिन उसे रियलिटी में बदलने के लिए टीम एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए लोन क्रिएटर बनने के चक्कर में खुद को अकेला ना कर लें, अपनी एक टीम बनाइए। लेकिन टीम बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें केवल पॉजिटिव और इंस्पिरेशन लोगों को ही जगह दें। इसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है आप यहाँ वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में पढ़ते हैं। जैसे अगर आप एक ऑस्कर विनिंग फिल्म बनाना चाहते हैं या फिर एक बेस्ट सेलिंग किताब लिखना चाहते हैं तो उसके पहले यूट्यूब पर फालतू का कंटेंट देखकर टाइम वेस्ट करने की बजाय कुछ ऐसा देखें जो आपके स्किल में कुछ ऐड करे। याद रखें, आपका दिमाग एक डब्बे की तरह है, उसमें कचरा भरना है या मोती या आपके ऊपर है। अगर आप कुछ नया और यूनिक बनाना चाहते हैं तो जो आप बनाना चाहते हैं उससे कुछ अलग इन्फॉर्मेशन भी सीखें। जैसे अगर आप एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो दूसरे के ब्लॉग को देखकर सीखने की जगह आप अपना पसंदीदा पोएट या लेखक के काम को देखें और उससे इंस्पिरेशन लें। हो सकता है इससे आपको अपना ओरिजिनल एंगल मिल जाए। संभावनाएं तो बहुत हैं, अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चुनते हैं। जो भी चुने खुद के प्रति पूरी ईमानदारी बरतें। कुल मिलाकर अपने दिमाग में बैठे ऑडियंस के डर और उनकी अप्रूवल के लिए कुछ बनाने की कोशिश ना करें। खुद की खुशी और सेटिस्फैक्शन के लिए बनाएं और क्रिएटिव प्रोसेस के सुकून को महसूस करने के लिए बनाएं। अपने अंदर के यूनिक और ओरिजिनल क्रिएटिव वॉइस को सुनने के लिए अपनी बॉडी और माइंड की आवाज़ सुनें और उसकी ज़रूरतों पर ध्यान दें और उसे पूरा करें ताकि आप अच्छा महसूस कर सकें और अच्छे से सोच सकें। टॉक्सिक और डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ों को अपने एनवायरनमेंट से दूर रखें। आखिरकार एक सपोर्टिव कम्युनिटी का हिस्सा होना आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अपने दिमाग में किस प्रकार की चीज़ों को भर रहे हैं। क्या करें?
पेपर और पेन का इस्तेमाल करना शुरू करें। अपने आप को सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने के लिए थॉट्स और आइडियाज को किसी डिजिटल स्पेस में लिखने के बजाय पेन और पेपर की मदद लें। ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर कुछ मीनिंगफुल तलाश करने का एक अच्छा तरीका है। शायद इसीलिए एप्पल के क्रिएटिव डायरेक्टर कभी कभी पूरा हफ्ता अपना मैकबुक नहीं खोलते, क्योंकि अपनी सही पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए पेपर पेन से बेहतर कोई टूल नहीं है।